नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 4 फरवरी गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर सोशल मीडिया के कई समाचार। बारबाडोस में जन्मी मशहूर पॉप सिंगर रिहाना और स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट करके भारत के किसान आंदोलन पर अपना समर्थन जताया और इस पे भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने विरोध जताया कि ये कुछ सेलिब्रिटी जिनको मुद्दों की पूरी समझ नहीं है, सेंसेशनलिज्म के नाम पे या दूसरे फेक न्यूज़ पे रिएक्शन के नाम पर वो जो ट्वीट और हैशटैग कर रहे हैं, ये एक्यूरेट भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। इस पर फिर लता मंगेशकर से सचिन तेंदुलकर ने भी भारत सरकार के समर्थन में लिखा और ये रिहाना ग्रेटा वगैरह ने जो किया उसका विरोध किया कि ये सब भारत के आंतरिक मसले हैं, सॉवरेन इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह। काउंटर में कुछ और आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि अगर विदेशियों ने भारत के आंतरिक मसलों पर कमेंट नहीं करना चाहिए तो ये जो म्यांमार में प्रचंड धमाल चल रहा है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी चिंता नहीं जतानी चाहिए, या अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो धमाल किया उस पर भारत सरकार ने चिंता नहीं जतानी चाहिए थी वगैरह वगैरह। खैर, अभी ये तू में हमें चलती रहेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम का है। मेंस पेपर 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेंस पेपर 4 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल मीडिया, और निबंध में लिखने के लिए कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनको दुनिया के जटिल मुद्दों की पूरी समझ नहीं है लेकिन वो भी कश्मीर में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, किसानों की जान खतरे में है, इस टाइप का जो माहौल सोशल मीडिया में बनाते हैं उससे भारत की इमेज और सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कमज़ोर होता है। तो ये सब चिंता के विषय। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हमेशा बोलती है कि प्रदूषण कम करो, कोयला मत जलाओ, थर्मल पावर प्लांट बंद कर दो। इस पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि स्वीडन में ग्रेटा थनबर्ग को 24/7 बिजली मिलती है, उधर तो न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी से क्लीन एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका के सभी देशों में ऐसे प्राकृतिक संसाधन और पैसा नहीं है कि वो भी ऐसा करें। उनको तो कोयला जला के ही बिजली बनानी होगी। तो उनके भी बच्चे चाहते हैं कि 24/7 हमको इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो यानी ये ग्रेटा को आधुनिक दुनिया बहुत जटिल है इसकी समझ नहीं। ग्रेटा डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। खैर, जब निबंध लिख रहे हैं तो ये सब सोचने के विषय। सोशल मीडिया का दूसरा न्यूज़, कुछ ट्विटर यूज़र्स ऐसा हैशटैग कर रहे हैं, मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, किसानों का नरसंहार होगा। स्वाभाविक है, ऐसा कुछ पढ़ के किसान भी आक्रोश में आ जाएं और ज़्यादा हिंसा शुरू हो जाएगी, हमारा नरसंहार हम नहीं होने देंगे वगैरह। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार की आपत्तिजनक ट्वीट्स को डिलीट करके ऐसे जो यूज़र्स हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को कहा, लेकिन ट्विटर ने पहले उनके अकाउंट सस्पेंड किए लेकिन फिर वापस रिस्टोर कर दिए। अब याद करें, ये अमेरिका में वाशिंगटन में संसद में जो धमाल हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट उन्होंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है कि उसने दंगे भड़काए। तो ये लोग भी इधर जो दंगे भड़का रहे हैं ऐसे सब ट्वीट करके, लेकिन उनके अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक नहीं किए जा रहे। तो कई समय से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद तय करेंगे क्या कि पॉलिटिकली क्या सही है और क्या गलत, किसको ब्लॉक करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, या फिर कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट ये बोलेगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाएगा वगैरह वगैरह। ये भी सब सोचने और लिखने के मुद्दे, खासकर निबंध के पेपर में। सोशल मीडिया का तीसरा मुद्दा, बिहार और उत्तराखंड पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है, अगर आप सरकार विरोधी दंगों में शामिल होंगे या सरकार विरोधी या पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करे ऐसी कोई ऑफेंसिव ट्वीट, आपत्तिजनक चीज़ें लिखेंगे सोशल मीडिया में, तो फिर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जब आपको भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े, जैसे कि जब आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, सरकारी नौकरी में जब सिलेक्शन होता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आता है उस वक्त, या फिर ये सरकार जो भी रोड बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट देती है उधर जो मजदूरों को काम मिलता हो, या पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का आपको लाइसेंस चाहिए, सरकारी योजना में ग्रांट चाहिए, या कोई बैंक से लोन लेना हो बड़ा और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन वाला कुछ चाहिए, तो इन सभी जगह पर हो सकता है हम आपको परमिशन न दें अगर आप ऐसे सरकार विरोधी दंगों और सरकार विरोधी ट्वीट्स में शामिल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है इसमें भी दंगे करें और उनको सबक सिखाया जाए वो तो बात सही है, लेकिन फिर सामान्य रूप से भी कोई सरकारी नीतियों का विरोध करे और उसको भी परेशान किया जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाएगा वगैरह, चिंता के विषय। ये हुआ तीसरा मुद्दा सोशल मीडिया का। चौथा, डीएनए टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक कानून बनाना चाहती है। उसका विधेयक वो कई सालों से
बस पेंडिंग है। तो संसद की समिति उसकी जांच कर रही थी और उसने पाया कि ये डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल में सब लिखा है कि एक नेशनल डेटाबेस बनाएंगे जिसमें जितने भी विक्टिम्स हैं, गुमशुदा लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, लाश या लावारिस लाशें, कोई संदिग्ध व्यक्ति अंडर ट्रायल, क्राइम सीन की सारी डीएनए प्रोफाइल की उधर से ये जो हत्या हुई थी आसपास किसका बाल मिला, किसके स्किन स्केल मिले, कौन उधर विमल गुटखा खा के थूक के गया था वगैरह। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को इसमें अंदेश ये है कि कई बार ऐसे लोग जिनका क्राइम के साथ कोई लेन देन नहीं हो लेकिन वो भी वहाँ पर थूक के गया हो या रास्ते से चल रहा हो और उसका कोई बाल गिरा हो और वो उड़ते उड़ते क्राइम सीन पे पहुँचा हो, लेकिन ऐसे लोगों को फिर पुलिस परेशान करे और ऐसा अलग अलग डीएनए प्रोफाइल करके कुछ खास समुदायों को भी परेशान किया जाए बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल व्यू। ये सब चिंता के विषय ऐसी एक चर्चा शुरू हुई। तो मतलब पेज 1 पर इसी तरह ये सब सोशल मीडिया, हिंदू मुस्लिम उस दिशा में बातें जा रही हैं। इसके अलावा वाले समाचार कुछ काम के नहीं आज, जैसे कि इकोनॉमी में समाचार हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब बेदिया लेन देन। मान लीजिए आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको पता है कि हमारी नई कोरोना वैक्सीन आएगी, उसके बाद हमारी कंपनियों के शेयर बहुत ऊंचे दाम पर बिकने शुरू हो जाएंगे। तो आप पहले से ही कहीं से शेयर्स खरीद के रखें ताकि जैसे ही अनाउंसमेंट हो कि वैक्सीन अप्रूवल मिला उसके बाद आप उसको मोटी रकम में बेच सके। तो ऐसा जो काम किया जाता है उसको कहते हैं बेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग। उसी तरह आपकी कंपनी किसी और के साथ मर्ज होने वाली है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वगैरह में भी ऐसे कांड होते रहते हैं। फ्यूचर रिटेल ग्रुप के मालिक किशोर बियानी पर ऐसे आरोप लगे और उनको सेबी ने कहा कि आप इतने साल तक अब शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है उतनी हमको समझ होनी चाहिए थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। फिर ये एनडीटीवी के मालिक को डाला या फ्यूचर ग्रुप के मालिक को डाला, उसमें वो सब नेगेटिव पर्सन्स इन न्यूज़ टाइप की चीज़ें काम की नहीं। नए बजट में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% किया। तो पेज 1 पर लंबी आर्टिकल लिखी है कि अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर का 1996 से लेके अब तक क्या रुख था। भाई ऐसी बॉल बाय बॉल क्रोनोलॉजिकल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। फेवर और अगेंस्ट में क्या मुद्दे हैं वो हम लोग आगे विन 21 CSP सीरीज़ वीडियोस में देख लेंगे। तो इसको ख़त्म करो, आगे बढ़ो। पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के अंदर या तो सरकारी विज्ञापन है या ऐसे स्टेट स्पेसिफिक समाचार जो एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं बन रहे। सीधा हम जंप करते हैं पेज 10 कॉलम्स। लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो वही सब किसान आंदोलन और 26 जनवरी को धमाल किया था उसकी समाचार काम की नहीं। दूसरा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में। 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि केंद्र सरकार ने अपने टैक्स में से राज्यों को 42% हिस्सा देना होगा, जिसे हम कहते हैं टैक्स डेवोल्यूशन या कर अंतरण। 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन NK सिंह ने बोला 41% देना है। मतलब पहले से 1% कम क्यों देना है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब को जो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो मतलब केंद्र ने खुद से उनके खर्चे देखने पड़ेंगे, इसलिए केंद्र का हिस्सा ज़्यादा, राज्यों को पहले से कम। तो पहले 42 था, अब कितना 41। ऐसा साल 2020-21 के रिपोर्ट में बोला था। हाँ तो बराबर है, केंद्र को अगर टैक्स में 100 रुपये मिले तो उसमें से 41 रुपये उन्होंने राज्यों को देना चाहिए। लेकिन असल में गिनने जाएँ तो उन राज्यों को हार्डली 31.2 रुपीज़ ही मिलेंगे। उसका ये कारण कि केंद्र सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें हम लोग कहते हैं टैक्स के ऊपर लगने वाला सरचार्ज और ये टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगने वाला सेस। सरचार्ज मतलब अधिभार, सेस मतलब उपकर। तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो बजट का वीडियो बनाया उसको आप वापस देख लो। तो अब जानते हैं कि सेस और सरचार्ज की रकम केंद्र सरकार अपने पास रखती है। फाइनेंस कमीशन की फॉर्मूला के हिसाब से राज्यों को सेस सरचार्ज में से हिस्सा नहीं देना पड़ता। तो केंद्र सरकार को मतलब मौज है। भले फाइनेंस कमीशन ने बोला 41% दो, लेकिन वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से सेस सरचार्ज निकाल दो तो हार्डली 31% जितना ही राज्यों को मिल रहा है। तो ये असल में कोई हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि फीजल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद, केंद्र ने राज्यों को पैसा दे और सब लोग सौहार्द से काम करें, उसमें तनाव खड़े होते हैं। पेज 10 पर तीसरा छोटा कॉलम है म्यांमार कू के बारे में। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है कि कोई ये PT एरोबिक्स की डांस टीचर, वो एरोबिक्स डांस कर रही है और उसके पीछे संसद भवन है और मिलिट्री के सब व्हीकल जा रहे हैं। तो ये महिला को पता ही नहीं कि ये कू हो चुका है और मिलिट्री संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही है, और वो बस अपने ही डांस वीडियो बना रही है। या फिर कि उनके लिए इतनी नॉर्मल बात है कि वो तो रोज़ का काम है तो डांस करते रहो।
तो सोशल मीडिया में ये चीज़ वायरल हो गई है। इस पर कटाक्ष के रूप में एक कॉलम बनाया गया है कि वो जॉर्ज ऑरवेल ने जो किताबें लिखी थी एनिमल फार्म और 1984, उसमें जिस तरह का सब माहौल था, ऐसा डायस्टोपियन फ्यूचर किम जॉन टाइप का कि सब लोग भक्त हो चुके हैं और किसी को कुछ पता नहीं, सब हेडलेस चिकन बन चुके हैं वगैरह। तो मैंने आपको आगे भी बताया था, जब आपको ये सब डायस्टोपियन फ्यूचर, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी खतरे में है टाइप की चीज़, तो जॉर्ज ऑरवेल को याद करो तब तक बराबर है। अभी सोशल मीडिया में ये वायरल वीडियो हुआ कि ये म्यांमार में लड़की एरोबिक्स करती हुई, उसका जिक्र आपने नहीं करना चाहिए अपने मेंस या इंटरव्यू में। उसका सिंपल कारण ये है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो कॉलेज का प्रोफेसर या रिटायर्ड ऑफिसर बैठा है उसने वो वायरल वीडियो देखा हो, तो आप चर्चा करें, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये कहना क्या चाहते हो तुम। तो वायरल वीडियो का जिक्र कि मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, या व्हाट्सएप पर मैंने ये जोक पढ़ा था, या ये ट्वीट पे मैंने पढ़ा था, इस टाइप की भाषा वो गली मोहल्ले और पान के गले पे बैठे लोग करे बराबर है, डज नॉट सूट दी ऑफिसर। आगे बढ़ो। पेज 10 पर बड़े कॉलम में बजट के बारे में 2 बड़े कॉलम है। थीम वही है, तंबूरा हाथ से क्यों बजाते हैं, मुंह से क्यों नहीं बजाते। ये सब आप ज्ञान अर्जित भी कर ले मित्रों, तो ये एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। मैं वापस दोहराऊंगा, पुराने पेपर देख लो। बजट से जो प्रश्न आते हैं वो कैसे कि सेलिएंट फीचर क्या है, क्या उसमें नई योजना आई, उस टाइप की चीज़ों। अब इस क्षेत्र में इतना कम पैसा क्यों दिया, उस वाले में ज़्यादा क्यों नहीं दिया, टाइप की जो चर्चा होती है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। और इधर ये 2 कॉलम में जितना ज्ञान इन्होंने बांटा है एक एक चीज़ पर, इतना लाख करोड़, वो सब आप जान भी ले तो 250 वर्ड लिमिट में उसको आप लिख नहीं पाएंगे। उससे बड़े मुद्दे पहले ही आप लिखेंगे तो वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी, तो काम का नहीं। आगे बढ़े, पेज 11 पर 3 कॉलम है, एक भी एग्जाम के लिए काम का नहीं। किसान आंदोलन के फेवर में एक कॉलम, किसान आंदोलन के अगेंस्ट में एक कॉलम, और तीसरा कॉलम है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, कुछ काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 12 विज्ञापन और छिटपुट समाचार काम के नहीं। पेज 13 पार्लियामेंट में क्या क्या चर्चाएं हुई, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाने लायक कुछ नहीं। वही किसान आंदोलन की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में ऐसा बोल रहे हैं कि नया विधेयक लाइए और जम्मू कश्मीर को वापस राज्य बनाइए, जो कि होना मुश्किल है। तो ऐसे ही सब इधर उधर की छिटपुट समाचार जिसका काम है। पेज 14 आगे बढ़ो। पेज 14 पर वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत सरकार डिप्लॉय करने वाली है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो वापस देखने का फ़ायदा नहीं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के रिजर्वेशन की सब मांग चल रही है, कुछ फाइनल हो तब पढ़ेंगे। उसके अलावा पेज 14 पर भी वही सब किसान आंदोलन की चर्चा काम की नहीं। पेज 15 एक्सप्लेन्ड सीरीज़, कल हमने देखा था कैसे श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ मिलके कोलंबो का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट डेवलप करने वाले थे, लेकिन डील को कैंसिल किया। तो आज एक्सप्लेन सीरीज में बताया उसके क्या कारण थे। पहला, श्रीलंका में आप जानते हैं 2 समुदाय, एक तो सिंहाला बुद्धिस्ट समुदाय जो बहुमत में है, और तमिल जो कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है। तो भूतकाल में जब वो LTTE ग्रुप उग्रवाद चल रहा था, भारत ने उसमें जो हस्तक्षेप किया था, उससे श्रीलंका की ये सिंहाला बुद्धिस्ट लोग जो पॉलिटिक्स में है, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, उनको वो भारत पसंद नहीं है, तो वो हमेशा भारत जिधर भी आए तो उसका विरोध करते हैं। तो एक ये कारण है जिसके चलते बहुत धमाल हो रहा था। दूसरा कारण, बंदरगाहों का संचालन जब तक सरकार अपने हाथ में रखती है तो बहुत सारे लोगों को उधर मजदूरी में काम मिलता है, लेकिन फिर उसका काम अगर अदानी अंबानी टाइप किसी को दे दिया जाए तो वो ये करेगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल कर उसकी जगह रोबोटिक्स, मशीनरी, क्रेन्स, ऑटोमेटेड चीज़ें लगा देगा ताकि जल्दी जल्दी सोफिस्टिकेटेड काम हो सके। अब ये जो पोर्ट डेवलपमेंट होने वाला है उसमें भी भारत की तरफ से अदानी ग्रुप का भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो वर्कर यूनियन, मजदूर संघ उसका विरोध करते हैं कि ये सब होगा तो हमारा या तो नौकरी चला जाएगा, या फिर कि हमें नौकरी पर रखेंगे लेकिन ज़्यादा घंटे काम करवाएंगे या अच्छी तनख्वाह नहीं देंगे, शोषण होगा, उस टाइप की एक धमाल चल रही थी। और तीसरा कारण हो सकता है कि पर्दे के पीछे चीन ने कुछ सूत्र संचार किया हो, इंस्टिगेशन। तो इसके चलते श्रीलंका की ये इंडिया जापान के साथ पोर्ट डील रद्द हुई। अभी श्रीलंका भारत को खुश रखने के लिए ऐसा ऑफर कर रहा है कि वो जो पूर्वीय मतलब ईस्टर्न साइड का पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो तो हमने कैंसिल किया, लेकिन अब चाहे तो हम लोग वेस्ट साइड पश्चिम के वाला ये वाला पोर्ट है उसमें कुछ सोचते हैं। लेकिन भारत ने अभी उसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया कि हमको दिलचस्पी है कि नहीं। अभी मित्रों इतनी माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन कि ये नहीं और इसके बदले ये करते हैं ऐसा ऑफर चला है, उस लेवल की बारीकी से आप पढ़ना हमारे लिए काम का नहीं। वो अब 250 वर्ड्स में उधर तक घुस जाओ, वर्ड लिमिट बचती नहीं। तो आगे बढ़ो। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ बारबाडोस की ये पॉप सिंगर रिहाना, वो कहाँ पैदा हुई थी, किधर ग्रेजुएट हुई थी,
और उसके कौन कौन से गाने मशहूर हैं एग्ज़ाम के लिए काम करने। तीसरा एक्सप्लेन सीरीज़ है चौरी चौरा, जहां पर गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 में बहुत सारे गांव वाले जमा हो गए और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए और उससे आहत होकर गांधी जी ने ये आंदोलन भी वापस ले लिया था। आपने ये सब इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो ये चौरी चौरा में आगजनी की घटना को 100 वर्ष पूरे हुए, उसके लिए भारत सरकार पोस्टल स्टैम्प जारी करने वाली है और उसके कुछ कार्यक्रम स्मृति समारोह के रूप में मनाए जाएंगे, कॉमेमोरेटिंग द इवेंट और मेमोराइजिंग द इवेंट। हालांकि ये एक्सप्लेन सीरीज में इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट चौरी चौरा सेलिब्रेशंस बाय वीडियो लिंक। सेलिब्रेशन मतलब ये क्या खुशी का चीज़ है कि सेलिब्रेशन हो रहा है कि आग लगा दी थी और गांधी जी को उसमें काफ़ी दुख हुआ था कि हिंसा क्यों हो रही है, तो सेलिब्रेशन शब्द सही नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही सस्ते वाले इंटर्न से आप जब एक्सप्लेन सीरीज लिखवाएं तो क्या ही उम्मीद हो सकती। लेकिन आप जब मेंस आंसर राइटिंग या निबंध कर रहे हैं या इंटरव्यू में बोल रहे हैं, शब्दों पे संयम रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर सेलिब्रेशन शब्द योग्य नहीं है, तो बी केयरफुल इन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। अभी इधर एक्सप्लेन सीरीज में इसने कि गांधी जी का क्या रुख था और फिर भगत सिंह वगैरह को लगा कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, क्रांति करना ज़रूरी। लेकिन ये सब तो आपने वो इतिहास की किताबों से पढ़ना चाहिए, इधर नया जानने को कुछ खास नहीं। आगे बढ़ो, पेज 16 विश्व समाचार। अमेरिकी संसद में ट्रम्प समर्थकों ने जो धमाल किया उसमें एक समूह का नाम था प्राउड बॉयज़। ये प्राउड बॉयज़ माना जाता है कि वाइट सुप्रीमसिस्ट मतलब श्वेत गोरे लोग ही महान हैं, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट उग्रवाद में यकीन रखने वाले समूह है। ऐसा कह के कनाडा ने प्राउड बॉयज़ को आतंकी संगठन टेरर एंटिटी घोषित किया है। इससे हमारी एग्ज़ाम को क्या लेन देन है? कई बार वो निबंध में जब चर्चा करनी हो कि आतंकवाद और उग्रवाद को धार्मिक रंग दे के सिर्फ हिंदू या मुस्लिम में देखने की बात, तो उससे और भी आगे रेशियल आस्पेक्ट भी है कि श्वेत है या अश्वेत, उस हिसाब से भी कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्वेत लोग का कुछ कंट्रोवर्सी। अमेरिका के पुराने इतिहास में आप देखिए अश्वेत लोगों के भी कुछ ऐसे संगठन ब्लैक पैंथर्स वगैरह जो कुछ बार हिंसा करते थे। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो बात सही, साथ ही साथ आतंकवाद का कोई रेस भी नहीं होता, सब रेस के लोग कुछ ना कुछ तमाशे करते रहते। इसके अलावा पेज 16 वर्ल्ड समाचार में कुछ काम का नहीं, वही सब बिडेन की माइग्रेशन पॉलिसी और WHO टीम वुहान में चेकिंग कर रही है। सूकी ने गैरकानूनी रूप से वॉकी टॉकी मंगवाई थी और उससे वो कुछ प्लान कर रही थी वगैरह, कुछ काम करने। आगे बढ़ो, पेज 17 इकोनॉमी। स्टैगर्ड डिसइन्वेस्टमेंट अप्रोच। स्टैगर्ड मतलब क्या? इसका शुद्ध हिंदी करें तो लड़खड़ा कर चलना, लेकिन वो शब्द इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। स्टैगर्ड अप्रोच का मतलब कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि सब लोगों ने एक साथ एक काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये कोरोना वैक्सीन दी जा रही थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने लिया, लेकिन उसी दिन उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान नहीं करे वो वैक्सीन का कोई साइड रिएक्शन आ जाए और प्रेसिडेंट बिडेन की हालत ख़राब हो जाए या कुछ दिन तक उन्होंने हॉस्पिटल में रहना पड़े, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप नहीं हो जाए, इसलिए कि कमला हैरिस मान लीजिए 15 दिन बाद लेगी। तो इसको हम कहें स्टैगर्ड अप्रोच, कि सब लोगों ने एक साथ एक चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसी तरह ये नए बजट में भारत सरकार ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों के शेयर्स हम अपने बेच देंगे, जिसमें टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़, जो हमने याद रखना है। तो अभी आप सोचिए कि एक ही दिन सभी के सभी सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों के शेयर्स बाजार में बेचने के लिए बेच दो, तो क्या होगा भाई? आप गोडाउन में आपके पास 5000 किलो ऑनियन है, एक ही दिन सारे बेचने को निकाल दो तो क्या होगा? दाम गिर जाएंगे, एक्सेस सप्लाई के चलते दाम गिर जाएंगे और भारत सरकार को फिर 1.75 लाख करोड़ मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि शेयर के दाम अगर अलग अलग कंपनियों के गिर जाते हैं तो उनको कम ही रकम हाथ में आएगी। तो हमने क्या करना चाहिए? स्टैगर्ड अप्रोच, यानी सब सरकारी कंपनियों के शेयर एक साथ नहीं बेचने चाहिए, थोड़े थोड़े, कि आज ऑयल वाली कंपनियों के बेचे, कल सरकारी बैंकों के बेचे, परसों कुछ और किया, फिर थोड़े दिन रहने दो ताकि वापस शेयर बाजार ऊपर आ जाए, फिर कुछ चौथा किया। तो जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, थोड़ा चलता है फिर वापस बैठ जाता है, फिर दीवार का सहारा लेके और थोड़े कदम चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर, तो उस तरह से हमने डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। इकोनॉमी में दूसरा मुद्दा चल रहा है इक्विलाइजेशन लीवाई। वो आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक भारत में से जो मुनाफा कमाते हैं उस पर कुछ टैक्स लेने की बात, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ लिया था।
अमेरिका उसका विरोध करता है। अब उसके काउंटर में भारत ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए कि नहीं, वो कंपनियों का थोड़ा प्रॉफिट है तो हमारा टैक्स बनता है। भाई बॉल बाय बॉल कॉमेडी नहीं काम की, जो मेन मुद्दा है पढ़ लिया था, पुरानी एक्सेल फाइल देख लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और अर्बन कोऑपरेटिव को कहा कि आप रिस्क बेस्ड ऑडिट करो। भाई एग्जाम के लिए काम का नहीं, हर टेक्निकल चीज़ जो बोली जाए हमारे लिए काम की नहीं। उसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, LLP एक्ट के ये नए नियम, लोन का वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह वगैरह। आगे बढ़ो। नॉन IAS एग्जाम में कुछ बिजनेस जनरल नॉलेज याद रखना चाहिए अगर बहुत बड़ी घटना है। अमेज़ॉन कंपनी की स्थापना की थी जेफ बेजोस और वो उसके CEO थे, लेकिन अब उनको बदल के नया CEO है एंडी जेसी। नॉन IAS एग्जाम पर्सन इन न्यूज़, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए हमने ध्यान में होना चाहिए। पेज 18 स्पोर्ट्स। अगर क्रिकेट आपकी हॉबी है तो इंटरव्यू के लिए याद रखना है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में कुछ अलग किस्म का बॉल यूज़ होने वाला है, विच इज़ डार्कर रेड। उसका जो कोर है वो ज़्यादा हार्ड होता है और उसकी सीम वो ज़्यादा उठी यानी प्रोनाउंस्ड सीम होती है, तो उससे वो स्विंग कैसे होगा फला टीम का, वो सब देख लेना। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मार्गदर्शिका जारी की है। कहा है कि वहाँ ओलंपिक विलेज में जो खिलाड़ी रहेंगे वो पार्टी भी नहीं कर सकते, शॉपिंग भी नहीं कर सकते और सेक्स भी नहीं कर सकते। कोरोना के चलते ये सब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अनुपालन करना होगा। अभी स्वाभाविक है इस पर बहुत सारे क्लिकबेट टाइप के वीडियो और चीज़ें चलेगी, अपने लिए काम की नहीं। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।